कबायली आए तो इन्होंने मदद मांगी, तो उस पर इंडिया ने कहा नहीं, पहले आप जो एक्सेशन का एग्रीमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो, तभी हम आपकी मदद करेंगे। फिर 27 अक्टूबर 1947, यूं तो भारत और पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त को जो है आजाद हुए थे, तो अगस्त भी, सितंबर भी, अक्टूबर भी, यानी उसके बाद 2 महीने, 2 ढाई महीने के बाद जो है इंडियन आर्मी जो है श्रीनगर में उतरी, और उसके बाद से ये मसला चला आ रहा है। उसके बाद नेहरू खुद इसको यूनाइटेड नेशंस में ले गए, वहां पे इन्होंने कहा भाई हम इसको प्लेबिसिट करेंगे, हम कश्मीरी लोगों से पूछ कर जो है इसका करेंगे, हल करेंगे, लेकिन वो आज तक जो है पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है और वो कहाँ तक जायज है, और उसके बाद से कभी भी भारत ने यहाँ पे, यानी नई दिल्ली ने यहाँ पे सही जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया, तो हर तरीके से यहाँ पे इंटरफेयर होता रहा। तो उस वजह से ये जो है ये इशू चलता गया, फिर यहाँ पे मिलिटेंसी आई, फिर लोगों ने गन उठाई, तो वो भी 30-35 साल तक वो चला सिलसिला। तो अब जो है 5 अगस्त 2019 को इन्होंने कश्मीर को जो है एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसको स्टेट को ही खत्म कर दिया, यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ की रियासत को, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट थी उसको खत्म जी जी करके जी दिल्ली से रूल। जी जी। तो जी अभी अभी तो शायद दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम धीरे धीरे उसको स्टेटहुड भी दे देंगे। मतलब कुछ समय बाद स्टेटहुड देने का प्लान चल रहा है शायद सरकार का। अभी चुनाव भी वहां पे हो रहा है, तो कैसा माहौल है चुनाव का वहां पे नहीं, अभी? चुनाव तो ठीक है, चुनाव 10 साल के बाद हुए, 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2024 में होने जा रहे हैं। तो उसमें भी दिल्ली देखिए ना, ये वाहिद ये ओनली स्टेट है कि जिसमें आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। भारत में कभी, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। यूनियन टेरिटरीज को तो हमने स्टेट्स बनते देखा है, लेकिन एक स्टेट को आप यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और उसको फिर दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, उसको विभाजित कर रहे हैं, लद्दाख को अलग ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर को अलग ले रहे हैं। तो ये जो है, ये जिस तरीके से भी किया गया, उसके बाद जब ये कोर्ट में मुकदमा चला, तो हमें उम्मीद थी कि कोर्ट में जिस तरीके से वहां पे लोगों ने बहस की, हमारे वकीलों ने, तो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, क्योंकि इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है जम्मू कश्मीर के 370 को जो है ये बताया था कि परमानेंट फीचर बन चुका है आईन का। ये भारतीय संविधान जो है उसका परमानेंट भाग है, इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन अब 2014 के बाद, अब मोदी सरकार के आने से सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले ऐसे आ रहे हैं कि जो बड़ा हैरान करने वाले हैं, समझ नहीं आती है। तो उसमें ये उन्होंने इसको मोहर लगा दी कि ये सही हुआ है। तो अब यहाँ के जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो तो अभी भी, आज देखिए कि आज इंजीनियर रशीद नाम का मेंबर पार्लियामेंट अभी हाल 2-3 घंटे पहले तिहाड़ जेल से बाहर आते ही उसने मीडिया बंधु से बात करते हुए ये कहा कि 370 और 35A को हटाया जाना जो है गैर कानूनी था, हम इसके लिए लड़ेंगे जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं होता। एक तरफ तो आप कह रहे हैं 1994 की जो है पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन की तहत जो है उस पार का कश्मीर भी आपका हिस्सा है, फिर जब यहाँ के लोग कहते हैं कि आप आर पार के कश्मीर से बात करके इस मसले का एक स्थायी समाधान ढूंढिए, तो उस पर वो नहीं करते। तो अब यह है कि एक मिलिट्री माइट है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो कश्मीर के दो टुकड़े किए गए हैं, तो वो कितने उचित है कितने अनुचित है? क्योंकि मैंने सुना है कि शायद लद्दाख के लोग चाहते थे, वैसे अभी वो वहां के जो रणछोड़ जी है, कोई वहां पे सोशल एक्टिविस्ट है, वो धरने भी बैठे, वो भी चाहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा ना देकर के हमें एक स्वतंत्र स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो वो लद्दाख और कश्मीर में क्या अंतर है? वहां की जनता और वहां का देखिए, भूगोल है। लद्दाख एक पहाड़ी पहाड़ी रीजन है। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है, अब तो 5 डिस्ट्रिक्ट अमित शाह ने उनको ऐलान कर दिए हैं। लेह में जी जो है बुद्धिस्ट डोमिनेटेड इलाका है, दूसरा करगिल है। करगिल जो है मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, शियाइट मुस्लिम वहां पे रहते हैं। और जो करगिल जो रीजन है, वो तो तकरीबन 40 दिनों तक उन्होंने एजिटेशन किया यूटी बनाए जाने के खिलाफ। अभी आपने जो सोशल एक्टिविस्ट की बात की, वो बहुत बड़े इंटरनेशनली अक्लेम्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम है सोनम वांगचुक। वो तो आज भी वहां पे एक मूवमेंट चला रहे हैं 6 शेड्यूल के बारे में। वो कह रहे हैं कि हमें
असेंबली के साथ जो है इसको स्टेट बनाया जाए। बल्कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली चलो मार्च निकाला हुआ है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका ये है कि हम 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर वहां पे जो है अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वो पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए वो 50-60 किलोमीटर जो है वो पैदल मार्च लेह लद्दाख से दिल्ली की तरफ कर रहे हैं। तो वो लोग भी खुश नहीं है यूटी बनाए जाने से। और उनमें जो है फिर कश्मीर को, कुछ तो आपके यहाँ पाकिस्तान के पास है, कुछ तो चीन के पास है। अभी पिछले 2-3 वर्षों में तो आपकी अपोजिशन और कांग्रेस और सब लोग ये बता रहे हैं कि चीन ने बहुत बड़े हिस्से पर जो है वहां पे कब्जा किया हुआ है लद्दाख में। एक तो चीन भी अंदर घुस आया, पहले भी अक्साई चीन नाम का इलाका लद्दाख के पास था। तो इस तरीके से इस स्टेट की बंदरबांट की जा रही है। और यहाँ के जो निवासी हैं उनके डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है। हमारे बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो जेलों में हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेलों में हैं। तो एक तरह अच्छा, से यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। जी 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 जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो कश्मीर में जो विकास हो रहा है, जैसे रेल चल रही है वहां पर, और ये जो जम्मू और लेह लद्दाख का जो एक नेशनल हाईवे निकला है, दो मतलब पहले एक ही था सिंगल, अब डबल रूट हो गया, मतलब 4 लेन हो गया है। तो कश्मीर में कुछ विकास भी हो रहा है, उस संबंध में क्या कहेंगे नहीं, आप? देखिए, सड़कें बनाना, ये रेल बनाना, ये अपने ये एक प्रोसेस है, ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। ये कांग्रेस दौर में भी बने थे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके लिए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने किसी को रोका नहीं था। 370 और 35 है तो इसमें कोई बाधा नहीं थी ना जी। वो तो तब भी हो सकता था। ये तो होता रहेगा, ये तो हर स्टेट में होता है, हर कंट्री में होता है। आज से 5 साल 10 साल पहले आप किसी भी कंट्री में जाइए तो वो तो 10 साल 5 साल वो तो आगे ही बढ़ती है। तो सवाल यह है कि वहां के जो एस्पिरेशंस हैं, क्या वहां के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं? अब विकास तो हम ये कहेंगे ना जी कि यहाँ के लोगों को जॉब्स मिले या नहीं। आप उल्टा यहाँ के लोगों से जॉब छीन कर जो भारत के लिए वो खोल रहे हैं। आप यहाँ के लोगों की जो है लैंड राइट छीन रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर जो है, ये सरकारी जो आपके फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो है ये हाईएस्ट थी इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में। 40% तो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट चली गई। यहाँ के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों के जो यहाँ के रिसोर्सेस हैं उन पर कोई अधिकार नहीं रहा। तो बाहर के ठेकेदार आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो यहाँ के लोगों को वंचित किया जा रहा। जब आपका विधायक आपके पास नहीं, आपकी डेमोक्रेसी आपके पास नहीं, यूपी से एक आदमी आता है जो एलजी बनकर यहाँ पे वॉइस राय बनकर यहाँ पे अहकाम सादर करता है, आपकी ब्यूरोक्रेसी बाहर से है। तो आप कुछ भी कह लीजिए, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो हुआ ना डिक्टेटरशिप। बिल्कुल सही है। तो अब अच्छा ये बताइए, अब आप कि यहाँ पर जो एक कानून था कि भाई कश्मीर का व्यक्ति तो पूरे भारत में नौकरी भी कर सकता है, जैसे बहुत सारे कश्मीर के आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, भारत में जाकर के कहीं भी पूरे एरिया में जाकर के वो रह भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमने देखे कि कश्मीरी जो लड़के हैं वो विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जाकर के पढ़ते वगैरह सब कुछ करते हैं। तो ये धारा 335 ए क्या थी, मतलब 370 में 35 ए क्या थी, और किस कारण से वहां पर किन किन लोगों ने किस समय ये रूल्स बनाया था कि भारत का कोई आदमी वहां पर आकर के नौकरी नहीं कर सकता या जमीन नहीं खरीद सकता? किसने ये प्रतिबंध लगाया था? देखिए, जब कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ, वो इन शर्तों पे हुआ। कश्मीर को ये जब उस वक्त निगोशिएट किया गया, 370 धारा के तहत कश्मीर को अपना संविधान दिया गया, कश्मीर को अपना प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ का अपना प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट था। ये सारी चीजें फिर आस्ता आस्ता करके यहाँ की पॉपुलर लीडरशिप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके उसको खत्म कर दिया गया। ये सारी बातें, ये तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपकी संविधान बना था, ये तो उसमें उसमें ये धाराएं लिखी गई थी। दूसरी बात रही कश्मीर के बारे में, ये हमेशा कहा जाता कि भारत के लोग यहाँ पे लैंड नहीं। आपके भारत में तकरीबन 6-7 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें हमारे पड़ोस में हिमाचल है, आपके महाराष्ट्र है, मिजोरम है, पता नहीं और कौन कौन, इवन नागा है, मणिपुर है, जिसमें कहीं 371 ए है, कहीं बी है, कहीं सी है। वहां आप लैंड नहीं खरीद सकते। वहां कई जगहों पर आप जॉब भी नहीं कर सकते। वहां पे जो रिसोर्सेज है लोकल, वो लोकल लोगों के लिए है।
लेकिन कश्मीर को इसमें बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पे आप लैंड नहीं। आप जरा आइए मेरे भाई, आप जरा हिमाचल में लैंड खरीद के बताइए। इसी तरह की बहुत सी जगह हैं, आप वहां लैंड नहीं खरीद सकते। वहां की एक सिक्योरिटी, एक उन लोगों को सिक्योर उनके रखने के लिए, ये तो कई जगहों पर। और फिर भारत का जो संविधान, भारत एक संघ है, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट, और ये संघ जो है इसमें फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म के तहत आपकी स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने हैं स्टेट्स को। लेकिन हो ये रहा है कि अब खास तौर पर जब से 2014 में ये सरकार आई है, तो इसने उसको खत्म करके हर चीज को जो है उसका केंद्रीकरण किया जा रहा है, सारे पावर जो है केंद्र में इकट्ठी की जा रही है। तो जी 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 वो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी खतरा है। बल्कि इस बिल्कुल। वक्त तो बात ये होनी चाहिए 370 जैसे ये प्रोविजन बाकी स्टेट्स के लिए भी होने चाहिए, ताकि उनको भी इंटरनल ऑटोनॉमी हो। जी वास्तव में क्या है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत में कई स्टेट ऐसी है जहां पर दूसरे स्टेट के लोग नौकरी नहीं कर सकते या दूसरे लोग जमीन नहीं खरीद सकते। जमीन भी नहीं खरीद सकते। डॉक्टर जोगिंदर राय साहब, आप क्या कहेंगे? अभी सलीम साहब ने जितनी बातें बताई, इस पर बीच में 2 शब्द आप कहेंगे? राय साहब। जी जी, मैं इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए, गोपाल स्वामी अयंगर थे जो